क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आइए क्लास 11 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए हम एनुअल एग्जामिनेशन 2023-22 का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग होने वाली है 3 आवर्स की और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 80 जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पेपर को डिस्कशन करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हुए हैं 34 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में, जिनमें सेक्शन होंगे ए बी सी डी ई 5 सेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 जो एक सेक्शन में एमसीक्यू टाइप होंगे, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में आपके पास 22 से 27 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वाले टोटल। सेक्शन जी की बात करेंगे 28 to 30 यानी कि 3 क्वेश्चन विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 8 मार्क्स ईच, यानी 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में मिलेंगे। सेक्शन डी की बात करें क्वेश्चन नंबर 31 to 33 यानी कि 31, 32, 33 क्वेश्चन नंबर जो सोर्स बेस्ड होंगे और इसमें हर सोर्स जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या है, जिसमें हम बात करेंगे मैप पर की। तो सेक्शन ई जो है यहाँ पर पूरा 34 मैप बेस्ड होगा। जो 5 मार्क्स का मैप आपके पास आएगा जिसमें आइडेंटिफाई भी करना है लोकेशन को और इस तरह से आइटम को फिल भी करना है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को सीधे हम जो है डिस्कस करना शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए इस पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड आउट करता हूँ कि हाउ प्राउड द मेसोपोटामियन वर ऑफ देयर सिटीज, वी गेट टू नो most of this at the end of this epic. Fill in the blanks by choosing the appropriate option from the following. यानी मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक महाकाव्य के अंत में पता चलता है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो किस महाकाव्य से पता चलता है कि उनको अपने नगरों पर, मेसोपोटामिया के लोगों को अपने गर्व था? ए गिलगेमिस, बी एनमार्कर, सी बाइबिल और डी इलियड। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो गिलगेमिस जो नाम का एपिक है उससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर जो है बहुत ज़्यादा गर्व था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाइज द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ रोमन एम्पायर। यानी रोमन साम्राज्य की जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, धार्मिक मान्यता है, उनको कौन सा शब्द क्लैरिफाई करता है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पॉलीथिज्म और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रोमन एम्पायर की बात करेंगे तो वहाँ पर पॉलीथिज्म था, ऑप्शन सी पॉलीथिज्म था रोमन एम्पायर में। अगर आप एंशियंट रोमन एम्पायर की क्रिश्चियनिटी से पहले की बात करते हैं तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद को फॉलो कर रहे थे उन धार्मिक परंपराओं के मामले में, ठीक है। आपने ये एनसीईआरटी का टॉपिक देखा भी होगा, बहुत देववादी वहाँ पर परंपरा थी। चलिए आगे चलते हैं। विच इज करेक्टली मैच, यानी कि सही से क्या सुमेलित यहाँ पर किया गया है? ए बी सी डी दिया गया है। मिलिट्री ट्रूप्स के आगे लिखा है कुरिलताई, काउंसिल ऑफ चीफ्स के लिखा है आगे लिखा है तामा, याम के आगे लिखा है कुरियर सिस्टम और अट्टीला के आगे लिखा है डिग्री ऑफ लॉ। तो आप सैनिक टुकड़ी कुरिलताई, सरदारों की परिषद तामा, याम यानी हरकारी पद्धति और अट्टीला यानी नियम संहिता। तो इसको जो है करेक्टली कौन सा मैच किया है? तो यहाँ पर देखेंगे कि मिलिट्री ट्रूप्स कुरिलताई, तो ये जो है मैच नहीं कर रहा है। याम जो है बिल्कुल सही मैच्ड है, तो ये अटीला वाला जो है मैच सही नहीं है। काउंसिल ऑफ चीफ तामा मैच नहीं है। मिलिट्री ट्रूप्स मैच नहीं है, लेकिन याम उनकी हरकारा पद्धति को कहते थे, ये बात बिल्कुल सही है। कुरियर सिस्टम को कहते थे, बात सही। तो ये वाला ऑप्शन सही है। कुल मिलाकर जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर की 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4? थोड़ा सा स्क्रीन को मैं मिटा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्रिश्चियन सोसाइटीज इन यूरोप आर गाइडेड बाय द बिशप्स एंड द क्लर्जी। Martin Luther led a religious reformation movement against the Catholic Church. The early universities of Europe were established in Italy, and Andreas Vesalius invented the printing press. तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है? आपको देखना है। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों को तरह किया जाता था। मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यूरोप के शुरुआती विश्वविद्यालयों की स्थापना इटली में की गई। आंद्रियस वेसेलियस ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप और पादरी करते थे, बात सही है। मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक चर्च के खिलाफ धर्म आंदोलन का नेतृत्व किया गया, बात भी सही है। यूरोप के शुरुआती विश्वविद्यालय की स्थापना इटली में की गई, ये बात भी सही है। लेकिन आंद्रेस वेसेलियस ने प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया, ये गलत बात है, क्योंकि आंद्रेस वेसेलियस ने तो वहाँ पर पहली बार ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था, यानी चीर फाड़ करी थी पहली बार इन्होंने आंद्रेस वेसेलियस ने। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो यहाँ पर किया था हमारे गुटेनबर्ग ने, जर्मनी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास रहने वाला है उसकी तरफ हम बात करते हैं। दिए गए चित्र को पहचानिए। इस चित्र को आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए चित्र को ध्यान से देखिएगा। चैप्टर जो है लास्ट है आपका पाथ टू मॉडर्नाइजेशन में,
और चीन की क्रांति से संबंधित है, जहाँ पर माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च किया गया था। यनान प्रांत से शुरू हुआ था ये। तो लॉन्ग मार्च की फोटो है कम्युनिस्ट पार्टी की, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा लॉन्ग मार्च, जो चाइना में हुआ था लॉन्ग मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है, द ओल्ड नेशन मूव्स एट द पेस ऑफ स्नेल वन व्हाइल द न्यू रिपब्लिक इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस वे। दिस स्टेटमेंट नीड्स प्रॉपर कंटेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। A. Economic development of England, B. Economic development of Germany, C. Economic development of America, D. Economic development of Japan। यानी पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से चलते हैं, जबकि नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इस कथन का उचित संदर्भ छाटिए। ऑप्शन ए इंग्लैंड का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी जर्मनी का आर्थिक विकास, ऑप्शन डी अमेरिका का आर्थिक विकास, या ऑप्शन डी आर्थिक विकास जापान का आर्थिक विकास। तो आपको पता है कि अमेरिका में गोल्ड रश के बाद बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो एंड्रयू कार्नेगी जो एक अरबपति था, उसने कहा था कि अमेरिका बहुत तेजी से विकास कर रहा है और एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो अमेरिका सी यहाँ पर ऑप्शन है, अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हु वाज कोमोडोर मैथ्यू पेरी एंड हु केम एट टू जापान इन 19th सेंचुरी। यानी कोमोडोर मैथ्यू पेरी कौन था जो कि जापान आया था? तो कोमोडोर मैथ्यू पेरी वाज यहाँ पर ए अमेरिकन, बी यूरोपियन, सी ऑस्ट्रेलियन और रेड इंडियन, डी। तो कोमोडोर मैथ्यू पेरी जापान आया था 19वीं सदी में और ये रहने वाला था आपका अमेरिका का ए। ये ऑप्शन है, अमेरिका आया था कोमोडोर मैथ्यू पेरी। चलिए, चूंकि वीडियो लंबा ना बन जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चंस में करवा सकूँ पार्ट 1 वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द डॉट 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 रिवर वाज इंपॉर्टेंट इन दोज डेज एज अ वर्ल्ड रूट। यानी कि वह नदी उन दिनों विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। तो कौन सी नदी विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी? मेसोपोटामिया सभ्यता में आपने देखा होगा यूफ्रेटस रिवर यानी फरात नदी विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी, ठीक है। कौन सी नदी थी? फरात नदी, यूफ्रेटस रिवर। कौन सी नदी? यूफ्रेटस रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हु फ्रॉम द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ प्रिंसेप्स। यानी निम्नलिखित में किसने आपको प्रिंसेप कहा? ऑप्शन ए ऑगस्टस, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी टिबेरियस, ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, स्क्रीन पे आ गया है। ऑप्शन डी क्या आएगा इसमें? जस्टिनियन। किसने कहा था अपने आप को प्रिंसेप? ए ऑप्शन ए ऑगस्टस। ऑगस्टस ने अपने आप को प्रिंसेप कहा था। किसने कहा था? ऑगस्टस ने अपने आप को प्रिंसेप कहा था, रोमन एम्पायर में जो किंग है, आपका पहला एम्पर यहाँ पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है कि चंगेज खान मिलिट्री अचीवमेंट्स आर अस्टॉनिशिंग। यानी चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां विस्मित करने वाली थी। अब तर्क क्या दिया है, आर्गुमेंट क्या दिया है, या रीजन क्या दिया है कि this was to a large extent the result of the effective strategy being changed by changing and improving many aspects of the steppy field fighting style as needed। यानी यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन सुधार करके उसमें प्रभावशाली रणनीति को बदल पाने का परिणाम था। तो बिल्कुल सही बात है, उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित करने वाली थी, और तर्क भी बिल्कुल सही है कि उसने स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को आयामों को बदला और उसमें प्रभावशाली रणनीति में बदल दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि भाई एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीजन भी सही है, स्पष्टीकरण सही। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपने देख लिया होगा ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कैथेड्रल्स वर, यानी कैथेड्रल क्या थे? ए चर्च, बी मार्केट, सी मॉनेस्ट्रीज, डी मैनर ऑफ द लॉर्ड। यानी कि कैथेड्रल क्या थे? गिरजाघर, बाजार, मठ या लॉर्ड की जागी। तो कैथेड्रल थे यहाँ पर गिरजाघर, चर्च, बड़े बड़े चर्च होते थे। कैथेड्रल मध्यकालीन यूरोप में बने थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि सही से क्या नहीं मिलाया गया है ना। ऑप्शन ए को बी से मिलाएंगे। द पाइटा के सामने है माइकल एंजेलो, द प्रिंटिंग प्रेस के सामने है गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर के सामने धर्म सुधार आंदोलन, और कोपरनिकस के सामने है प्रिंसिपिया। कौन सा? पाइटा किसने बनाई थी? पाइटिया तो बनाई थी माइकल एंजेलो ने। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गुटेनबर्ग ने। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया। लेकिन कोपरनिकस के सामने होना चाहिए था यहाँ पर अपने आप में, द रिवोल्यूशनरीज या सोलर सिस्टम। देखिए प्रिंसिपिया बुक लिखी है न्यूटन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्टली जो मैच नहीं किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन करना है कि यही मैच ढंग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। यानी जब भी आदिवासी और यूरोपियन जंगलों को देखते थे तो उन्हें अलग अलग चीजें दिमाग में दिखाई देती थी। ऑप्शन आर देखिए, नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल इन टू यूरोपियंस। यूरोपियंस इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्नफील्ड्स। यानी कि यहाँ पर बोला गया कि मूल निवासियों को और यूरोपीय लोगों ने जब जंगलों को देखा तो उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे, और मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपियों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों ने जंगलों के काटे जाने व मक्का के खेतों में उनके बदल जाने की कल्पना की। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देयर इज ऑप्शन ए, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ चाइना एंड जापान। B, China mainly has several climatic zones. C, being in a low potential area
हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ जापान। दी लॉन्ग मार्च वाज लेड बाय सन यात्से। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? तो बात बिल्कुल सही है कि चीन और जापान की भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में अंतर है, बात सही है। चीन बड़ा है, जापान छोटा है। बी, चीन में मुख्य रूप से कई जलवायु क्षेत्र हैं, क्लाइमेटिक जोन है, बिल्कुल सही बात है, चीन में कई क्लाइमेटिक जोन है। सी, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण जापान की वास्तुकला पर प्रभाव है, बिल्कुल जी हाँ सही बात है कि वहाँ पर जो है अर्थक्वेक जोन है, तो जापान का आर्किटेक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि वो भूकंप से बचाव कर सके। लेकिन डी, लॉन्ग मार्च का नेतृत्व सन यात सेंग के द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लॉन्ग मार्च का नेतृत्व सन यात सेंग के द्वारा नहीं भाई, माओ जेडोंग यानी माओ सेतुंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया क्रुक्ड सिटीज वर या क्रिस क्रॉस्ड सिटीज वर फाउंड एंड विच वाज फर्स्ट एक्सकवेटेड 1930, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम जिग जैग सिटीज। तो मेसोपोटामिया के शहर में टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई थी, जिसका उत्खनन सबसे पहले 1930 में किया गया। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई थी उनका उत्खनन जो किया गया है उर शहर में, ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स ऑफ द रोमन एम्पायर वाज मेड ऑफ सिल्वर एंड वेटेड 4.5 ग्राम्स। तो मेसोपोटामिया में रोमन एम्पायर में जो सिक्के पाए गए कितने ग्राम के पाए गए हैं? 4.5 ग्राम के पाए गए। कौन से सिक्के हैं? तो ये सिक्के हैं ऑप्शन सी, सोलिडस नाम का सिक्का वहाँ पर जो है, हाँ सॉरी, चांदी का सिक्का जो था वह दिनारियस था, जो 4.5 ग्राम का था रोमन साम्राज्य में। कौन चांदी का सिक्का कौन सा था? दिनारियस था। सोलिडस था सोने का सिक्का। वेट्स दोनों का सेम था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बाय विच असेंबली वाज चंगेज खान डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल रूलर, यानी कि यूनिवर्सल रूलर किस असेंबली ने चंगेज खान को डिक्लेयर किया? किसने बोला कि चंगेज खान जो है महान खान है या सार्वभौमिक खान है? तो ऑप्शन ए है अटीला, ऑप्शन बी कुरिलताई, ऑप्शन सी एमोराइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास सामने आएगा कुरिलताई। कुरिलताई वो ऑर्गेनाइजेशन थी, सरदारों की काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ द चीफ्स थी, जिसने कि बोला कि चंगेज खान को कि ग्रेट खान है, कुआन है और यूनिवर्सल रूलर है, समुद्री खान है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, लॉर्ड गेव अ पीस ऑफ लैंड टू द नाइट। ऑप्शन बी, ऑन द लैंड गिवन टू द नाइट देयर वर चर्चेस, एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेट्रा। ऑप्शन सी, नाइट यूज्ड टू प्रैक्टिस शूटिंग एरोज कंटिन्यूअसली इन हिज एरिया एंड एमिंग एट द डमीज। नाइट हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे और डमीज पर भी प्रैक्टिस करते थे। ऑप्शन डी, नाइट वर रियली प्रोफेशनल फार्मर्स, यानी नाइट जो है एक प्रोफेशनल फार्मर थे। यानी फिर से देखते हैं, नाइट ने लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया। ऑप्शन बी, नाइट को दी गई भूमि पर भी चर्च, खेती का जमीन आदि होते थे। ऑप्शन सी, नाइट अपने क्षेत्र में लगातार तीर चलाने व पुतलों पर निशाना लगाने का अभ्यास करते रहते। ऑप्शन डी, नाइट वास्तव में पेशेवर किसानों का समूह था। तो दरअसल लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया, ये बात सही है। नाइट को दी गई भूमि पर भी चर्च, खेती का जमीन आदि होते थे, ये बात भी सही है। नाइट अपने क्षेत्र में लगातार तीर चलाने व बोतलों पर निशाना लगाने का अभ्यास करते रहते थे, ये बात भी सही है। नाइट पेशेवर किसानों का समूह था, तो नाइट पेशेवर किसानों का समूह नहीं था बल्कि पेशेवर योद्धा वर्ग था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है स्टेटमेंट। ये पेशेवर किसान नहीं थे, पेशेवर एक घुड़सवार या पेशेवर योद्धा थे। क्वेश्चन नंबर 19, रेनेसा इज बेस्ट नोन फॉर, यानी रेनेसा किस कारण से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, ये है कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि सांस्कृतिक जो है उसके लिए जाना जाता है रेनेसा को। बात करते हैं 12 को, पिछला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना? चाइना का मुख्य जो संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए माओ जेडोंग, ऑप्शन बी जाओ तोफिन, ऑप्शन सी सन यात सेन, ऑप्शन डी जो इन लाई। तो चीन का जो फाउंडर है मॉडर्न चाइना का, किसको माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए माओ त्से-तुंग को माना जाता है आधुनिक चीन का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड इन द कैपिटल ऑफ जापान आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन, यानी चीन का जो किस शहर को जो है जापान की राजधानी बनाया गया जब वहाँ मेजी रेस्टोरेशन हो गया, मेजी पुनर्स्थापना हो गई? तो मेजी किस शहर को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी एडो, ऑप्शन डी योकोहामा। को कौन सा शहर था? ऑप्शन ए टोक्यो, ये था जापान की राजधानी बनी मेजी रेस्टोरेशन के बाद। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको अगले पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं जैसा अगर आप चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।